देखिए सब्स्टिट्यूशन हो जाता है ना, कैसे हो जाता है, कोई खिलाड़ी किसी को चोट लग गई, कुछ हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक गया और दूसरा आया, ये सब्स्टिट्यूशन है। जी हाँ, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। Replacement of an atom or a group of atoms by another atom or a group of atoms in a molecule is called a substitution reaction. हाँ, क्या किसी भी मॉलिक्यूल में कोई एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स है, वो हट जाए और उसकी जगह कोई दूसरा एटम या कोई दूसरा ग्रुप ऑफ एटम्स आ जाए, ये कहलाता है कि अरे भाई सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, हो गया, अच्छी बात है। दिस इज अ लविंगली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कई कैटेगरीज हैं, सबसे पॉपुलर है, उसमें बड़ा मशहूर है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, ये क्या है? अगर इसमें, इस सबस्ट्रेट में ऊपर से रिएक्ट करने आए एक न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है? ये रिएजेंट है। और ये न्यूक्लियोफाइल क्या होते थे सर? ये हमने जीओसी में बताए थे, भूल गए हम क्या होते हैं। ये बड़ा आसान है, दोबारा बोल देता हूं। न्यूक्लियो आता है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, फाइल मतलब लविंग। तो एनीथिंग विच लव्स पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट, तो न्यूक्लियोफाइल क्या है? स्पीशीज अट्रैक्टेड टू पॉजिटिव चार्ज, जैसे OH माइनस, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। जी हाँ, Cl माइनस, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। हाँ, अक्सर एनायंस आर अट्रैक्टेड टू पॉजिटिव चार्ज, एनायंस तो पक्के न्यूक्लियोफाइल हो ही सकते हैं। ठीक है, अच्छे बुरे जैसे भी हो, न्यूक्लियोफाइल पर है। और अगर ये आए और न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट है S, न्यूक्लियोफाइल है Nu, S और Nu टेम्परेली जुड़े और बना दे प्रोडक्ट P और कुछ निकल जाए, एक Lg क्या है? लीविंग ग्रुप, कुछ निकल गया है ना, तो हमने कहा ये प्रोडक्ट P बन गया। तो एक ग्रुप आया न्यूक्लियोफाइल, उसने किसी और को निकाल दिया और खुद उसकी जगह ले ली। अच्छा, तो ये क्या हो गया? ये कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और वाह, मजेदार है, शानदार है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। RLG देखिए, टिपिकल है RLG, ये IG नहीं LG है। इसमें आया न्यूक्लियोफाइल, अटैक खटैक, क्या हो गया? RNU और Lg माइनस। वाह, इस तरह से? जी हाँ, इस तरह से, बस। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप आपके सामने। न्यूक्लियोफाइल थोड़ा और ढंग से देख लेते हैं, क्या था न्यूक्लियोफाइल, याद दिला देते हैं आपको। देखिए, न्यूक्लियोफाइल अक्सर एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। क्यों, कैसे पता वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है? अरे भैया, इलेक्ट्रॉन दे रही है तो दे तभी रही है जब खुद होंगे उसके पास, तो इलेक्ट्रॉन रिच तो है, कम से कम फील कर रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन रिच है। एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज विच हैज एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स न्यूक्लियस लविंग या पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज विच हैव एटलीस्ट वन अनशेयर्ड, तो ठीक नहीं है, डोनेटेबल, एटलीस्ट वन डोनेटेबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई ऐसी स्पीशीज हो जो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, वो काम कर सकती है न्यूक्लियोफाइल का। और ऑफ कोर्स डोनेट वही करेगा जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज विच कैन डोनेट एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोफाइल। ये डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन है न्यूक्लियोफाइल की। लोन पेयर होना आवश्यक नहीं है। क्यों? कभी कभी पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन भी डोनेट हो जाते हैं और वो लोन पेयर नहीं होते, तब भी वो स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। ठीक, तो न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जैसे अमोनिया। अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, वो डोनेट कर सकती है, भले ही न्यूट्रल है, और न्यूक्लियोफाइल हो सकती है।
और वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, जैसे साइनाइड आयन, इसमें लोन पेयर है और माइनस चार्ज भी है। अरे वाह! और जो जो लोन पेयर डोनेट करता है उसका एक नाम था, जी हाँ, लोग प्यार से उसे लुइस बेस कहा करते थे। तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या हैं? न्यूक्लियोफाइल्स आर बकायदा लुइस बेसिस। यस इंडीड दे आर लुइस बेसिस। कोई एग्जाम्पल है? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। साइनाइड है, हाइड्रोक्साइड है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, वाइड, अमोनिया है, पानी है, सब न्यूक्लियोफाइल्स है। लोन पेयर है और डोनेट कर सकता है। ओहो हो, कैसा है ये? बड़ा अच्छा है, ये न्यूक्लियोफाइल है। डन 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 डन। ठीक है। ये महाराज क्या कर रहे हैं? ये नोट ही नोट उड़ा रहे हैं। इसके आप नोटों की कल्पना इलेक्ट्रॉन से कर लीजिए। तो इनके पास बहुत सारे हैं तो इधर उधर फेंक रहे हैं, तो जिसको इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं इधर उधर डोनेट करता है, लोग बोल देते हैं वो न्यूक्लियोफाइल है। थोड़ा टपोरी एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिसिटी का, लेकिन हाँ हाँ उस तरह का ही है। ठीक है। तो जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं तो वो तो लोन पे डोनेट करते हैं। एक शब्द आता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। एम्बिडेंट, उभयदंती, मतलब ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स हैं जो एक से ज्यादा तरह से लोन पेयर डोनेट कर सकें। इफ द लोन पेयर may be donated by a nucleophile in more than one ways, in more than one distinct ways, then that nucleophile is called an ambident nucleophile. अच्छा, जैसे जैसे साइनाइड आयन है। अब साइनाइड आयन में कार्बन भी लोन पे डोनेट कर सकता है, और कम ही सही लेकिन नाइट्रोजन भी लोन पे डोनेट कर सकती है। एक से ज्यादा तरीकों से लोन पे डोनेट हो सकता है, तो लोग कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। अच्छी बात है। NO2 माइनस को देखिए, ये NO2 माइनस है। हाँ जी, नाइट्रोजन लोन पे डोनेट कर सकती है, बिल्कुल। और NO2 माइनस में ऑक्सीजन भी लोन पे डोनेट कर सकती है, बिल्कुल। ये एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, थायोसल्फेट को देखिए, सॉरी सल्फाइड आयन को देखिए। थायोसल्फेट भी देख सकते थे लेकिन फिलहाल सल्फाइड आयन को। सल्फर या ऑक्सीजन दोनों ही लोन पर डोनेट कर सकते हैं। जी हाँ, तो कभी सल्फर कर देता है, कभी ऑक्सीजन कर देती है। यस, तो ये भी, जी हाँ, ये भी एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। तो कौन जो एक से ज्यादा तरीकों से लोन पेयर डोनेट कर सके वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स हैं। ठीक। Some nucleophiles have a pair of electrons on each of two or more atoms, or canonical forms can be drawn in which two or more atoms bear an unshared pair of electrons. ये बाद में केमिकल फॉर्म हम क्या आ गया, ये ऐसा है। बहुत ही मशहूर उदाहरण है, इसे कहते हैं इनोलेट आयन। यहां ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट कर रही है, जी हाँ, और इसी का कैनोनिकल फॉर्म देखिए, यहां कार्बन लोन पेयर डोनेट कर सकता है, जी हाँ। दोनों कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इनोलेट आयन के। और ये कैसा है? ये भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन या कार्बन दोनों में से कोई भी लोन पेयर डोनेट करने में समर्थ है। अच्छी बात है, राइट? एब्सोल्युटली राइट। चलिए, एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द न्यू टर्म न्यूक्लियोफिलिसिटी। हाँ हाँ, क्या? मेरे साथ बोलो, न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या 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 बोल गए? न्यूक्लियोफिलिसिटी, 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 न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने की ताकत है न्यूक्लियोफिलिसिटी। द टेंडेंसी टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को डेल्टा प्लस चार्ज धारण करने वाले कार्बन को लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की जो टेंडेंसी है, कितनी तेजी से करता है डोनेट पेयर, वो टेंडेंसी कहलाती है न्यूक्लियोफिलिसिटी। अच्छा, तो कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? जो मजे से लोन पेयर डोनेट कर दे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे, तो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। अच्छी बात है, खुश हुए हम। ठीक। तो which factors make any species a good nucleophile? Factors which increase the electron density on donor atom increase nucleophilicity. जैसे
अगर आपके पास है फिनॉक्साइड आयन, ये Na तो ऐसे डेकोरेशन के लिए है, तो इसमें ऑक्सीजन एक न्यूक्लियोफाइल है। हाँ जी। और यहां पर अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है जैसे NO2, तो वो इसका लोन पेयर अपनी ओर खींच लेगा अंदर, और लोन पेयर को अंदर खींच लेगा तो लोन पेयर बाहर दूसरों को डोनेट नहीं कर पाएंगे और उससे न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। और वहीं अगर OCH3 जैसा शक्तिशाली +M ग्रुप लगा हो तो वो यहां रिंग में और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, यहां पे और इलेक्ट्रॉन फेंक देगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा तो उसकी दूसरों को डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी और उसके चलते न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। बात तो सही है। तो एनी एनी फैक्टर, एनी स्पीशीज जो अटैच्ड है और वो डोनर एटम को इलेक्ट्रॉन दे दे, उससे न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है, और उससे इलेक्ट्रॉन छीन ले, उससे न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाती है। ठीक है। एक और चीज है, मोर पोलराइजेबल द डोनर एटम, बेटर इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी। अच्छा, और पोलराइजेबिलिटी साइज पर डिपेंड करती है। साइज बढ़ता जाएगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाएगी और न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती जाएगी। क्या बात कर रहे हैं आप, सही बोल रहा हूं। जैसे फ्लोराइड से बड़ा क्लोराइड से बड़ा ब्रोमाइड से बड़ा आयोडाइड, साइज बढ़ रहा है, जी हां, पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है, और जैसे जैसे पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है वैसे वैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। फ्लोराइड से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है क्लोराइड, उससे ज्यादा है ब्रोमाइड, उसके भी पप्पा जी हैं आयोडाइड इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसा है, जी हां। ऐसे ही देखो NH3, हाँ जी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और उससे अच्छी न्यूक्लियोफाइल है PH3, उससे अच्छी है ASH3, उससे अच्छा है SbH3। न्यूक्लियोफिलिसिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती चली जाती है। ऐसा, बिल्कुल ऐसा। RO- से अच्छा न्यूक्लियोफाइल है RS-। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। अच्छी बात है। ठीक है। और अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाती है। सबसे तगड़ा से कार्बोनाइन, बहुत शक्तिशाली, परम शक्तिशाली न्यूक्लियोफाइल। नाइट्रोजन एनायन, शक्तिशाली न्यूक्लियोफाइल, थोड़ा कम लेकिन कार्बोनाइन से। OH- काफी कम है नाइट्रोजन एनायन से। और फ्लोराइड तो एकदम लल्लू न्यूक्लियोफाइल होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वैसे वैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। और डाउन द ग्रुप साइज और पोलराइजेबिलिटी देखते हैं, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ जाता है और न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। ठीक है। कुछ और फर्क पड़ता है, जी हां, सॉल्वेंट का फर्क पड़ता है। सॉल्वेंट का क्या फर्क पड़ता है? जैसे जैसे अगर आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, प्रोटिक सॉल्वेंट्स हमेशा पोलर होते हैं, जैसे पानी है, अल्कोहल है, या एसिटिक एसिड है, ये क्या है? ये प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं। और प्रोटिक सॉल्वेंट किसको बोलते थे? जो H+ दे सके वो था प्रोटिक सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्वेंट्स में अगर आपने खोला है तो डाउन द ग्रुप आप पाओगे, वहां भी हमने एक्वा सॉल्यूशन मेंशन किया था, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती चली जाती है। ठीक है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में जरा एक बार देखिए कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या, क्यों और कैसे, एक बार ढंग से एक्सप्लोर करते हैं इसको। ठीक है। देखिए, कंसिडर नानू। नानू सोडियम के साथ न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है। F-, Cl-, Br-, I-, जो भी हो, है ना, MX टाइप सॉल्ट। ठीक। और इसको मान लीजिए हमने पानी या अल्कोहल में घोला है, जो कि एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है। अब जब इसे घोलेंगे तो पहली बात क्या आपको पता है, पानी में आप नमक घोलेंगे तो नमक डिसोसिएट हो जाता है, कोई भी आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट हो जाता है। और कैसे डिसोसिएट होता है? हर कटायन को पानी के मॉलिक्यूल घेर लेते हैं और हर एनायन को भी पानी के मॉलिक्यूल घेर लेते हैं। अच्छा, कैसे? आप देखिए, जैसे एनायन है या कटायन, कटायन जैसे सोडियम है ना, तो सोडियम को पानी के मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया है। कैसे? OHO, ये ऑक्सीजन सोडियम की तरफ है। क्यों?
ऑक्सीजन के पास है डेल्टा माइनस चार्ज और वो डेल्टा प्लस की तरफ ऐसे अट्रैक्ट हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री में घेरा हुआ है. फाइन. एंड ईच एनायन इज ऑल्सो सराउंडेड बाय डेल्टा प्लस चार्ज वाला डेल्टा एच प्लस, इस तरीके से. हाँ जी. तो एक तरह से सॉल्वेंट ने केज बना लिया है, घेर लिया है कैटायन को भी और एनायन को भी, दोनों को अपने कब्जे में ले लिया है. ठीक है. और एक बात बताइए, जैसे सोडियम, सोडियम चार तरह से तो घिरा दिखाई रहे, आगे पीछे से भी, फ्रंट और बैक से भी. OH जो भी था या OHR जो भी है, इस तरह से आ जाएगा. फाइन. अब जब इसने किसी और से रिएक्ट करना है, आइए एक बार देखते हैं, नानू को एक बार पानी में खोल के देखते हैं. ठीक. आइए इसको एक बार और प्यार से देखते हैं. सोडियम का कटायन है, एनायन है साथ में, और पानी में खोला और जूम देखिए, हर सोडियम घिरा हुआ है सॉल्वेंट से, डेल्टा माइनस चार्ज, और हर न्यूक्लियोफाइल घिरा हुआ है डेल्टा प्लस चार्ज वाली हाइड्रोजन से. हाँ, बात तो सही है, बिल्कुल बहुत सही, शानदार बात है. और अब आप इसमें देखिए कि जैसे जैसे माइनस चार्ज, मतलब सोडियम तो ठीक है, सॉल्वेटेड है, नो डाउट है ना, और सोडियम के साथ ही फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड ऐड है, तो सोडियम सब में कॉमन है. लेकिन हमारा जो मनचाहा न्यूक्लियोफाइल था वो था फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस तरह के थे. हाँ जी. और जैसे जैसे एनायन का साइज छोटा है, जैसे फ्लोराइड, तो ज्यादा बुरी तरह से वो अट्रैक्ट करेगा किसको? प्लस चार्ज को अपनी ओर. हाँ जी. इस तरह से तो ज्यादा एकदम बढ़िया से उसने अपने आप, सॉरी ये एच है, HOH ऐसे है ना, उसने अट्रैक्ट कर रखा है. और जितनी बुरी तरह से अपने पास अट्रैक्ट कर रखा है, दबोच रखा है, तो ये तो हो गई फर्स्ट लेयर. ऐसे ही सेकंड लेयर भी हो सकती है, थर्ड लेयर भी हो सकती है. क्यों? ये पानी है, ये दूसरे पानियों से जुड़ा हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, ऐसे. तो आप भी देखें कि ओवरऑल अट्रैक्शन जो है, अगर एनायन का साइज छोटा है तो उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अगर ज्यादा होगा तो वो हेविली सॉल्वेटेड होगा. हमने कहा है उसकी डिग्री ऑफ सॉल्वेशन ज्यादा है. डिग्री ऑफ सॉल्वेशन ज्यादा होने से हमारा क्या मतलब है? हमारा मतलब है कि उसके इर्द गिर्द पानी की ज्यादा लेयर्स हैं, पानी ज्यादा बुरी तरह से चिपक गया है उससे. आप देख सकते हैं फ्लोराइड से, क्लोराइड से, ब्रोमाइड से आयोडाइड, साइज बढ़ जाता है ऑफ कोर्स, है ना. और डिग्री ऑफ सॉल्वेशन साइज बढ़ने पर कम होती है. मोस्ट हेविली सॉल्वेटेड है फ्लोराइड और लीस्ट हेविली सॉल्वेटेड है आयोडाइन. ठीक. तो वो जितना हेविली सॉल्वेटेड है उतना ही उसका साइज बदल जाएगा, इनफैक्ट बड़ा हो जाएगा. अब आप कहोगे साइज बड़ा कैसे हो गया? हो जाता है. इसको ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए आपका कुछ साइज है, हाँ जी, और आपने अगर एक ऐसा जैकेट पहन लिया जो बहुत बड़ा और फ्लफी और उसमें बहुत सारे कॉटन भरी हुई है, तो ओवरऑल आपका साइज बढ़ जाएगा. क्यों? क्योंकि आप अपने ऊपर गद्दे लपेटते जाइए, कुछ भी करते जाइए. या आपने आपने मैस्कॉट की ड्रेस पहन ली. मैस्कॉट समझते हैं ना, वो अलग अलग जानवरों की या कार्टून कैरेक्टर्स की ड्रेसेस आती हैं, बड़ी बड़ी, जो इंसान पहन लेते हैं. तो आप एक ह्यूज मैस्कॉट बन गए. और मान लीजिए आप एक पंपकिन बने हुए हैं, अब एक ह्यूज पंपकिन बन गए, तो वो बहुत फ्लफी सी ड्रेस है जो आपने पहन ली है, इस तरह से पहन ली है. ठीक है. तो अब आप चलेंगे तो डगमग डगमग उस पूरी ड्रेस के हिसाब से चलेंगे. हो सकता है दरवाजे में भी फंस जाए क्योंकि वो ड्रेस बहुत बड़ी है. अब आप नॉर्मल अपने साइज से तो दरवाजे में नहीं फंसते, पर उस ड्रेस के कारण फंस गए. कहने का मतलब ये है कि जैसे 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 एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए, देखिए दो सज्जन हैं, हाँ, ये हैं हमारे पतलू राम और ये हमारे मोटू राम. हाँ जी. तो अब जब इनसे कहा गया रेस लगाओ तुम, ठीक है, टक 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 रेस कर रहे हैं. लेकिन जो पतलू राम थे उनके ऊपर बहुत सारा बोझा लाद दिया गया. उनको कहा गया ये बहुत सारे बैग वैग है और बहुत, मतलब हो सकता है बहुत हैवी ना हो, लेकिन फ्लफी है और खूब बड़ा वॉल्यूम है इनका, अपने साथ लेके तुम्हें चलना है. मोटू राम के पास कुछ खास बोझा नहीं है और वो चल रहे हैं, दौड़े दौड़े. अब ओवरऑल भले ही ये पतले हैं, पर ये सब मिला जुला कर इनका साइज जो है काफी विशाल हो गया. अब देखिए, और ये थोड़े से कम ही रह गए, तो ये जीत गए फटाफट. क्यों? अब ये आराम से चल पा रहे थे क्योंकि शर्त थी कि बैग गिरने नहीं चाहिए और बैगों के साथ चलना था. इतना बैगेज लेकर साथ में चल नहीं पा रहे थे,
तो भले ये पतले दुबले थे, लेकिन फिर ये आराम से जीत कर आगे निकल आए। अच्छा, यही हाल होता है किसका? अगर आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं, तो उसमें मान लीजिए आपके पास F माइनस है, छोटा सा था F माइनस, लेकिन जब पानी की लेयर चिपकनी शुरू हुई, तो F माइनस के इर्द गिर्द पानी की एक लेयर आई, एक और लेयर आई, एक और लेयर आई, लेयर दर लेयर दर लेयर, एक एक करके जैसे जैसे उसके ऊपर चिपकती गई, वैसे वैसे आप देखिएगा उसके मूवमेंट की टेंडेंसी कम हो गई और उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो गई। विशाल आकार होने के कारण मूवमेंट की टेंडेंसी कम हो गई और उस कारण से उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी घट गई है। ऐसा है, जी हां, ऐसा है। तो बिगर द सॉल्वेटेड आयन, लेसर इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी, और डाउन द ग्रुप साइज ऑफ सॉल्वेटेड आयन इंक्रीजेस, मतलब सॉरी, साइज ऑफ सॉल्वेटेड आयन डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप वैसे तो आयन बड़ा होता है, फ्लोराइड से बड़ा था, क्लोराइड से बड़ा था, ब्रोमाइड से बड़ा था आयोडाइड, जब तक सूखे सूखे थे, जब तक ड्राई थे। लेकिन अगर सॉल्वेट हो गया तो F माइनस आफ्टर सॉल्वेशन, F माइनस एक्वस इज बिगर देन Cl माइनस एक्वस इज बिगर देन Br माइनस एक्वस इज बिगर देन I माइनस एक्वस। ओ माय गॉड, ऐसा है, जी हाँ। और विशाल हो गया तो चलना मुश्किल हो गया यार, चलना मुश्किल हो गया, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो गई। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस डाउन। ठीक है, तो ट्रेंड, पीरियोडिक ट्रेंड क्या है? अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप। अक्रॉस द पीरियड कोई डाउट नहीं है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस, और डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस फॉर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा, सही है, सही है, ठीक है। तो आयोडाइड अच्छा सॉल्वेंट है, मतलब अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, शानदार न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर इसी की बजाय आपके पास पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, अगर आपके पास प्रोटिक सॉल्वेंट था उसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रही है, पर अगर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट आपके पास है तो बहुत सरप्राइजिंग है, उसमें आप देखते हो एकदम से उल्टा ट्रेंड आ जाता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी। अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन है? वो जैसे डीएमएफ है, जैसे डीएमएसओ है, जैसे ईथर्स हैं। अच्छा, ये कैसे है? ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं? वो एप्रोटिक जो H प्लस दे नहीं सकते, और वो जो पोलर है जैसे डीएमएसओ, डीएमएसओ भूले तो नहीं आप, CH3SO ये है डीएमएसओ। ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस है, हाँ, पर डेल्टा प्लस हल्का हल्का सब जगह फैला हुआ है, किसी पर बहुत ज्यादा डेल्टा प्लस नहीं है। तो जब ऐसे डीएमएसओ सॉल्वेंट में या किसी भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, तो जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ये देखना है कि इसमें कटायंस का होता क्या है। अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में आप किसी कटायन को घोलेंगे, हाँ हाँ हम घोलना चाहते हैं, देखिए क्या होगा, आपके पास आएगा जैसे सोडियम। तो आप ये देखोगे सोडियम को तो इन्होंने घेर दिया बहुत प्यार से, कैसे? आपका से OSMeMe, 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 इस तरह से डेल्टा माइनस वालों को इन्होंने घेर लिया है। राइट, राइट। अब इसके बाद क्या है? ये तो घिरे हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है ना। लेकिन अगर तुम इसमें ये देखो, जैसे प्रोटिक सॉल्वेंट में HOH था, उसमें डेल्टा माइनस ऑक्सीजन में था, तो हाइड्रोजनों पे डेल्टा प्लस था। अब मिथाइल के हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते, इनके पास इतना ज्यादा प्लस चार्ज नहीं होता, और 3-3-6 जगह फैल गया है, तो थोड़ा थोड़ा हाइड्रोजन, कार्बन में प्लस चार्ज है, थोड़ा हाइड्रोजन पर है। आप कहोगे कोई एक सेंटर नहीं है प्लस चार्ज का, प्लस बहुत जगह फैलकर बहुत डाइल्यूट सा हो गया है, तो प्लस चार्ज तो बढ़िया है। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में एक बहुत अच्छा फिनोमेना होता है, मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान नोट करें, डिफरेंशियल सॉल्वेशन ऑफ कैटायन अकर्स। सॉल्वेशन का डिफरेंशियल सॉल्वेशन हो जाता है, मतलब कैटायंस का
डिफरेंशियल सॉल्वेशन होता है, मतलब अकेले छांट कर कटायंस का सॉल्वेशन होता है और एनायन को लावारिस छोड़ दिया जाता है, कोई उसको पूछने वाला नहीं होता। एनायंस गुस्से से पागल हो जाते हैं, कोई पूछ नहीं रहा हमको, आक्रमण करेंगे, अटैक, है ना? और आप पाते हैं अटैक जल्दी जल्दी करते हैं तो न्यूक्लियर वेलोसिटी बढ़ जाती है। अच्छा, तो उनकी असली शक्तियां अब उद्घाटित होती हैं और आप देखेंगे उसमें ट्रेंड फिर यही हो जाता है जो पहले था, यहां दिखाया था कौन सा, डाउन द ग्रुप अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियर वेलोसिटी डिक्रीजेस फॉर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब दो ट्रेंड में ध्यान दो, अगर प्रोटिक सॉल्वेंट है, अगर प्रोटिक सॉल्वेंट है जैसे पानी, तो उसमें न्यूक्लियर वेलोसिटी डाउन द ग्रुप बढ़ जाएगी, और एप्रोटिक सॉल्वेंट है जैसे ईथर या डीएमएसओ या हम्पा, हम्पा भी होती है, हेक्सामिथाइल फॉस्फेट या हेक्सामिथाइल फॉस्फामाइड, है ना, इन सब में ये हैं क्या, मैं स्ट्रक्चर भी लिख दूंगा इनके, इन सब में न्यूक्लियर वेलोसिटी डाउन द ग्रुप कम हो जाती है। तो फ्लोराइड अगर आपने डीएमएसओ में घोला है तो वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है बजाय क्लोराइड के, सेम सॉल्वेंट, बजाय ब्रोमाइड के और बजाय आयोडाइड के। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ, ऐसा है। ये है क्या, डीएमएफ, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, ये है डीएमएफ। फॉर्मामाइड HCONH2 और NCH3CH3 इस तरह से हो जाएगा, ये डीएमएफ है। अच्छा, हम्पा हेक्सामिथाइल फॉस्फामाइड PONNN, मिथाइल 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 CH3 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 CH3, ये डेल्टा माइनस है। और ऐसे ही इसके आसपास डेल्टा माइनस तो बहुत स्पष्ट है, और यहां पे डेल्टा प्लस चूंकि बड़े वॉल्यूम पर फैल गया, कोई एक डेल्टा प्लस है नहीं, और ये महाराज हम्पा कहलाते हैं। इनको याद करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम डीएमएफ डीएमएसओ हम्पा आपको पता होने चाहिए क्या है। फॉर्मूले आप भूल भी जाए तो चल जाएगा, और एक बार आपको ये ना हो कि हाय फॉर्मूले न बताए, इसलिए बता दिया खाली मैंने, अदरवाइज ये नाम ही काफी है। डन डन। कटायन सॉल्वेटेड है, देखिए क्या है, डीएमएफ में आप देखिए बकायदा कटायन सॉल्वेटेड है, और एनायन को कोई पूछने वाला नहीं है, तो एनायन बड़ा अनफॉर्चुनेट महसूस कर रहा है, फ्री है, मजे से दौड़ सकता है। यहां देखिए स्टार्ट हो रहा है, हमारे वही मोटू राम पतलू राम दौड़ रहे हैं, टिक 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 दौड़ रहे हैं। अब दौड़ते दौड़ते आप ये देखें, स्टार्ट से फिनिश तक पहुंचने की बारी आती है, जब फिनिश तक पहुंचने की बारी आती है तो आप देखिए यहां पर क्या हुआ है, मोटू राम पीछे रह गए, पतलू राम दौड़ के आगे पहुंच गए। क्यों? क्योंकि अब एक्स्ट्रा बैगेज नहीं है किसी के पास, एक्स्ट्रा बैगेज नहीं है, तो पतलू राम तेज दौड़ लिए तो जल्दी पहुंच गए। ठीक वैसे ही जैसे फ्लोराइड छोटा था, पतलू था, वो तेज दौड़ गया और अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गया, अगर उसका सॉल्वेशन नहीं हुआ तो, और सॉल्वेशन हो गया फिर तो वो सटक जाता है और एकदम पुअर हो जाता है, ऐसा है, राइट? ठीक है। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में ट्रेंड ट्रेंड ठीक उल्टा हो जाता है, सबसे मस्त न्यूक्लियोफाइल है फ्लोराइड, उससे कम क्लोराइड, उससे कम ब्रोमाइड, और सड़ियलों में सड़ियल हो जाएगा आयोडाइड। ये याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अभी तक क्या क्या बोला है हमने? हमने कहा है न्यूक्लियोफिलिसिटी कौन तय करता है? एक, नेचर ऑफ एटम, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ एटम, और उसमें अगर हम अक्रॉस द पीरियड देखेंगे तो हर केस में न्यूक्लियोफिलिसिटी लगातार घट जाती है, और अगर डाउन द ग्रुप देखेंगे तो दो केसेस आए, अगर अपने पास प्रोटिक सॉल्वेंट था तो उसमें डाउन द ग्रुप बढ़ रही थी, और अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो उसमें डाउन द ग्रुप कम हो रही है। ये ट्रेंड आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा हिसाब किताब नहीं है, ठीक है। एक तीसरा फैक्टर देखते हैं, कौन सा? स्टेरिक हिंड्रेंस। छोटा न्यूक्लियोफाइल है या विशाल न्यूक्लियोफाइल है, अब देखें न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या होगा। आसान है, जैसे जैसे विशाल होता जाएगा वैसे वैसे दूसरे
पर अटैक करना मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि खुद अपना शरीर हिलाकर वहां ले जाना, दूसरे तक जाना कठिन हो जाता है, और आप देखेंगे न्यूक्लियर वेलोसिटी कम हो जाती है। स्टेरिक हिंड्रेंसेस, ओ माय गॉड, जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे न्यूक्लियर वेलोसिटी कम हो जाती है। जैसे ये देखिए, ये एक खतरनाक कुत्ता दिख रहा है, हंचिंग, और ये इसका जबड़ा मान लीजिए ये न्यूक्लियोफाइल है। क्या क्या क्या? मान लीजिए ये जो जबड़ा है ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और मान लीजिए ये एक चूहे का पीछा कर रहा है, ठीक है। तो चूहा क्या है? ये वो है जिसको ये अटैक करना चाह रहा है, ठीक है। अटैक करते 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 गया, और चूहा जो है वो एक छोटा सा बिल था, चूहा उसमें घुस गया। बिल बहुत गहरा नहीं था, चूहा बस जस्ट अंदर गया है, और अंदर से देख रहा है, टिक 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 चिढ़ा रहा है चूहे को, नहीं कुत्ते को। ना, अब ये जो डॉगी महाराज हैं, यहाँ गए और इन्होंने यहाँ पे अपना जो अपना भयानक दांतों वाला जो आक्रामक मुंह था, ये यहाँ पे इंसर्ट किया। लेकिन चक्कर ये कि इनका मुंह बहुत बड़ा है, इनके जबड़े बहुत बड़ा, जबड़े तो फिर भी पतले, इसके पीछे तो मुंह और भी बड़ा है ना, तो ये काफी बड़ा है। और जो चूहा जिस बिल में घुस गया था वो छोटा सा है। अब ये उसको अटैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी जगह, आसपास की जगह इतनी नैरो है, इतनी संकरी है कि वहां पर इनका मुंह घुस ही नहीं सकता। ऐसे ही जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल बल्की होता जाएगा, जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल बल्की होता जाएगा, पूरी बल्क के साथ उसको चलने में कहीं दिक्कत होगी, आसपास दूसरे मॉलिक्यूल टक्कर मारेंगे और ज्यादा ज्यादा भगा देंगे उसे। और अगर किसी ऐसी जगह जाकर अप्रोच भी कर रहा है, अगर किसी ऐसी जगह जाकर अप्रोच कर रहा है जहां आसपास भी दूसरे बल्की ग्रुप है, तो ये बल्की और बल्की आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे और भगा देंगे। तो इसके चलते ये उतने अच्छे से अप्रोच नहीं कर पाएगा और उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। जी हाँ, तो आप कह सकते हैं जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है, जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है, वैसे वैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है। विशाल मॉलिक्यूल्स में आप पाएंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाती है। जैसे टर्शरी ब्यूटाइल लगा है, बल्क है, कम न्यूक्लियोफिलिक है। अगर आइसोप्रोपाइल ही होता तो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता, उससे भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता अगर सिंपली इथॉक्साइड आयन है। बिल्कुल, इसलिए बल्क बढ़ जाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाएगी। हाँ हाँ, जान गए हम, अच्छी बात है, जान गए। यहां पर एक ख्याल आता है, क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में फर्क क्या है? ये कोई संबंध है क्या इनमें? लगभग एक जैसे लगते हैं। लुइस बेस लोन पे डोनेट किया करते थे, हाँ जी, और हमारे न्यूक्लियोफाइल भी लोन पे डोनेट कर रहे हैं, हाँ जी। तो फर्क क्या है बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी में? वेल, बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी में एक बहुत फंडामेंटल अंतर है, और ये है H प्लस को लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कहलाती है बेसिक स्ट्रेंथ, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम, वैसे तो कोई भी एटम इन जनरल बोलते हैं, बट स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक में कार्बन की बात आती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को कितनी तेजी से लोन पेयर डोनेट करता है, ये बताती है न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज मेजर्ड टुवर्ड्स कार्बन एटम एंड बेसिसिटी इज मेजर्ड टुवर्ड्स, यस यस, टुवर्ड्स हाइड्रोजन एटम। जैसे मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं। मान लो आपके पास इनोलेट आयन है, आप देखो ये रेजोनेंस में दो स्ट्रक्चर्स दिखाता है। अगर आप इसमें H प्लस डाल दोगे ना, तो पता है वो H प्लस कहां जाके लगता है? वो H प्लस जो है वो यहां ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर बेसिक एंड, अच्छा, और इसी की बजाय अगर आप CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटाल्डिहाइड का अटैक या रिएक्शन कराओगे, पता है क्या होगा? क्या होगा? आप पाओगे कार्बन कार्बन से अटैच होता है, और CH3CO जो भी बनता है यहाँ पे H ये तो है, और यहाँ CO, लेकिन जो अटैचमेंट होता है वो कार्बन का कार्बन के साथ होता है, न कि वो किसी दूसरी साइड पर अप्रोच करता है। वो H प्लस को अप्रोच नहीं करता, या वो ऑक्सीजन यहां से, ये ऑक्सीजन नहीं जा रही है यहाँ पर ना, कार्बन जा रहा है। क्यों? आप पाओगे ये जो एंड है, दिस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक। अच्छा, बहुत बहुत सुपर उदाहरण है। क्यों? एक ही आयन ऐसा था जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन दोनों पर डेल्टा माइनस चार्ज था। जब मैंने H प्लस डाला
तो H प्लस प्रेफरेबली जुड़ गया कहां से? ऑक्सीजन से। लेकिन जब मैंने उसमें कहीं कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐसा डाला जिसमें कार्बन पर डेल्टा प्लस चार्ज था, तो मैंने देखा कि वहां कार्बन से अटैक हुआ, न कि ऑक्सीजन से। क्यों? बिकॉज इसी इनोलेट आयन में दो एंड्स हैं। जो कार्बन का एंड है वो मोर न्यूक्लियोफिलिक है, जो ऑक्सीजन का एंड है वो मोर बेसिक है। दोनों लोन पे डोनेट कर रहे हैं। H प्लस को लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी है बेसिक स्ट्रेंथ, और कार्बन डेल्टा प्लस चार्ज वाले कार्बन को लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी है न्यूक्लियोफिलिसिटी। आई होप ये अंतर आपके मन में स्पष्ट है। राइट? ठीक है। एक चीज और, कितनी तेजी से लोन पे डोनेट होता है ये न्यूक्लियोफिलिसिटी है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी एक काइनेटिक प्रॉपर्टी है। H प्लस को लोन पर डोनेट करने की टेंडेंसी, यानी कि B प्लस H2O टकाटक BH प्लस प्लस OH माइनस, ये है बेसिक स्ट्रेंथ। इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KB से देखते हैं, और KB इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स क्योंकि डेल्टा G से रिलेटेड होते हैं, आपको याद होगा डेल्टा G नॉट और 1 माइनस RT ln K, और डेल्टा, ये सब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है जो इक्विलिब्रियम पर नापी जाती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी एक काइनेटिक प्रॉपर्टी है जो रेट ऑफ रिएक्शन से रेट कांस्टेंट्स देखकर वहां से नापी जाती है। इट इज डिटरमाइंड बाय रेट कांस्टेंट एंड दिस इज डिटरमाइंड बाय द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द फाइनल पॉइंट। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स may or may not be, may or may not be strong bases। जैसे जैसे PPH3, ये एक मतलब बहुत ही शक्तिशाली न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि फॉस्फोरस डोनर्स आर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल्स, लेकिन इट्स अ वेरी वीक बेस। उसी उल्टी तरफ CH3 माइनस कार्बन आयन है, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स में ऑल्सो भी वीक बेसिस। तो बेस में भी स्ट्रॉन्ग और वीक, तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी इस सेंस में कोई पक्का पाता नहीं है। बेसिस का मामला उल्टा है। अगर कोई बेस स्ट्रॉन्ग है तो ये गारंटी है कि वो न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा होगा। OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, शानदार न्यूक्लियोफाइल है। NH2 माइनस CH3 माइनस कैसे हैं? बहुत तगड़े बेसिस है और बहुत ही तगड़े न्यूक्लियोफाइल्स भी हैं, ये पक्का है। If you have a strong base, it is definitely a strong nucleophile. But if you have a strong nucleophile, it may be a strong base, but it might be a moderate base or even a weak base, and it may not be basic at all also. It is also possible. जैसे PPH3 न के बराबर बेस है, प्रैक्टिकली न्यूट्रल है, न्यूक्लियोफाइल बहुत शानदार है। ये थोड़ा सा फैक्ट है जो आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। राइट? राइट। चलिए, अगर डाउन द ग्रुप छोड़ दें तो बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी के ट्रेंड्स लगभग एक जैसे हैं। अक्रॉस द पीरियड, चार्ज डिपेंडेंस, बाकी सारे फैक्टर्स एनफ मैच करते हैं, है ना। बेसेस अगर स्टेरिकली क्राउडेड होते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी पुअर हो जाती है, और बेसिक स्ट्रेंथ भी एट टाइम्स उनकी पुअर हो जाती है। ये सारे फैक्टर्स सेम है, सिर्फ डाउन द ग्रुप में न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक स्ट्रेंथ के ट्रेंड मैच नहीं करते। जैसे जैसे देख लीजिए, सिमिलर क्या क्या है। अगर आप देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर देखेंगे, तो आप पाएंगे NH2 माइनस, CH3 माइनस और F माइनस, या OH माइनस और F माइनस। इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर है और न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी सेम ऑर्डर है। अच्छा, तो अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी घटती है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी घट जाती है। यस। और कोई फैक्टर? और भी फैक्टर है, जैसे जैसे OH माइनस, ऑक्साइड आयन और पानी, चार्ज जैसे से बढ़ता है तो आप देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, हाँ, और न्यूक्लियोफिलिसिटी ये भी बढ़ जाती है। तो माइनस चार्ज बढ़ने पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हाँ, और न्यूक्लियोफिलिसिटी वो भी बढ़ जाएगी। पानी से अच्छा न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस और बहुत स्ट्रॉन्ग है ऑक्साइड आयन, और पानी से अच्छा बेस है OH माइनस और बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है ऑक्साइड आयन। यस, इंडीड। तो चार्ज बढ़ने से बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है, सेम ट्रेंड है।
अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है, सेम ट्रेंड है। डाउन द ग्रुप में ट्रेंड फर्क है। बल्क के साथ भी देख लीजिए थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है कभी कभी। क्यों? अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस। मिथाइल का जो प्लस आई इफेक्ट है वो 3-3 मिथाइल लगे हैं तो ज्यादा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड की थोड़ी सी ज्यादा होगी। उसको H प्लस ही लेना है, H प्लस के साथ स्टेरिक हिंड्रेंस का इतना झगड़ा नहीं होता है। लेकिन अगर कार्बन पर अटैक करना है तो वहां पर बल्क का फर्क ज्यादा पड़ जाता है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड की, भले ही बेसिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा थी इथॉक्साइड के मुकाबले। अच्छा ऐसा है जी। एक आध क्वेश्चन है जैसी बात पे बिल्कुल। अरेंज द गिवन स्पीशीज इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर न्यूक्लियोफिलिसिटीज। अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाती है, जी हाँ ये है ट्रेंड। बेसिक स्ट्रेंथ अक्रॉस द पीरियड बेसिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक स्ट्रेंथ जस्ट अभी बताया था दोनों कम होती जाती हैं। यस इंडीड। डाउन द ग्रुप क्या होगा? डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ऑफ कोर्स इसमें हम मान रहे हैं कि हमारे पास प्रोटिक सॉल्वेंट है। हम मान रहे हैं कि अक्सर कुछ नहीं दिया तो पानी को या प्रोटिक सॉल्वेंट मान लेते हैं, यही सच है। ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी माइनस चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों बढ़ेंगे। RCOO माइनस में देखिए एक ऑक्सीजन एटम पर माइनस हाफ है। THO माइनस में हल्का सा डिलोकलाइज होता है तो -1 से थोड़ा सा कम है पर हाफ नहीं हुआ है। OH माइनस में -1 है और RO माइनस में R का प्लस आई इफेक्ट भी है, तो बेसिक स्ट्रेंथ लगातार बढ़ रही है और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी लगातार बढ़ ही रही है। चार्ज के मामले में बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों का ट्रेंड सेम होता है। गनीमत है। और क्या है? यहां देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी, अब यहां पे इनमें रेजोनेंस हो रही है, हर ऑक्सीजन पर माइनस हाफ है, और यहां रेजोनेंस हो रही है हर ऑक्सीजन पर -1/3 है। चार्ज डोनर एटम पर, डोनर एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन पर चार्ज देखेंगे ना कि टोटल पर। हर ऑक्सीजन पर चार्ज यहां माइनस हाफ है, हर ऑक्सीजन पर चार्ज यहां -1/3 है। चार्ज कम हो गया मैग्नीट्यूड में तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो गई, बेसिक स्ट्रेंथ भी कम हो गई। अच्छा, तो डोनर एटम पर चार्ज के मामले में ट्रेंड कितनी बार बोलूं सेम है। जो ट्रेंड न्यूक्लियोफिलिसिटी का है वही ट्रेंड बेसिक स्ट्रेंथ का है। डाउन द ग्रुप का फर्क है, बाकी किसी का फर्क नहीं है। CF3SO3 माइनस CF3SO3 माइनस, ये है PHCOO माइनस, PHO माइनस और RO माइनस। ये तो पक्का है RO माइनस ज्यादा है। बेंजीन में माइनस डिलोकलाइज हो गया, थोड़ा कम हो गया बेसिक स्ट्रेंथ, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम हो गई। COO माइनस में माइनस हाफ हो गया तो और कम हो गई, और यहां पर डोलेगा तो -1/3 हो जाएगा और कम हो जाएगी। बेसिक स्ट्रेंथ भी कम होगी और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी। यस इंडीड। आउट ऑफ X एंड Y विच हैज मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी। X और Y दो हैं, कौन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है? ये कार्बन है, कार्बन आयन है, कार्बन आयन, और ये कार्बन आयन है जिसका माइनस चार्ज ऑक्सीजन पर भी डिलोकलाइज्ड है, तो माइनस चार्ज अब कार्बन पे उतना नहीं है। Y पर माइनस चार्ज उतना नहीं है जितना X पर है। Y का माइनस चार्ज डिलोकलाइज्ड है, भाग गया है, ऑक्सीजन पर चला गया है, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सब्सटेंशियली घट जाएगी मुकाबले कार्बन आयन के, जिसमें कार्बन बिल्कुल अक्का खोपड़ी पर अपनी माइनस रखे हुए। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? X is much 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 more nucleophilic as compared to Y. क्यों? इसमें ऑक्सीजन पर चला गया ना माइनस, तो कार्बन पर माइनस कम हो गया। एंड प्लीज नोट कार्बन पर माइनस इज मच मोर न्यूक्लियोफिलिक देन N, N इज मच मोर देन O, O पे माइनस की इज्जत ही डाउन हो गई एकदम, इसलिए। ठीक है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटीज पूछा है, करेक्ट ऑर्डर आइए देखते हैं। W, X, Y और Z दो दो जगह डोल कर आ रहा है, माइनस चार्ज है सब में कार्बन पर, और दो दो ऑक्सीजनों पर चला गया, इज्जत एकदम डाउन हो गई। Y बहुत पुअर है। W एक ऑक्सीजन पर जा रहा है पर फिर भी ऑक्सीजन पर तो गया, तो इज्जत डाउन ही है W की भी।
Z और X अच्छे हैं, जिनको ऑक्सीजन पर नहीं जाना पड़ेगा, तो कार्बन पर ही माइनस रहेंगे, उनकी बड़ी ज्यादा होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी। लेकिन उसमें भी फर्क है। CH2 माइनस रिंग में तो नाचने आएगा। आप देखो बेंजाइल एनायन है तो रिंग में डिलोकलाइज हो जाएगा, डिलोकलाइज हो गया, बड़े वॉल्यूम पर फैल गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई, लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। Z कहीं रेजोनेंस में नहीं आएगा, ये फिनाइल एनायन है, ये वहीं पड़ा रहेगा। तो मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक होगा Z, उसके बाद होगा X, और ये दोनों शुद्ध कार्बोनाइल्स हैं, इनसे बहुत कम होंगे जो ऑक्सीजन पर डिलोकलाइज हो गए, और बहुत ही कम होगा जो दो दो ऑक्सीजनों पर चला गया, उसकी तो इज्जत ही खत्म हो गई। ये है ऑर्डर। अच्छा, सबसे मस्त होगा Z, सबसे घटिया है Y। हाँ जी, Z के बाद X, फिर W, फिर Y। बॉम्बे B इज करेक्ट। इस तरह से B इज द करेक्ट आंसर। डन 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 डन। Arrange the given species in the correct order of their nucleophilicity. Oh my God! यहां पर बहुत मजेदार कंसेप्ट है। पता है क्या है? क्या इसको हम बोलते हैं अल्फा इफेक्ट। रेयर इफेक्ट है। अगर दो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स आजू बाजू आ जाएं, लोन पेयर वाले, जैसे NN या NO या OO, ये जो कॉम्बो है, इनमें आप पाओगे बेसिक स्ट्रेंथ तो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये OH ग्रुप जो है इस ऑक्सीजन पर -I लगा रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी पागलों की तरह बढ़ जाती है। दिस इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड अल्फा इफेक्ट। आजू बाजू अल्फा पोजीशन पर जस्ट बाजू में अगर NN NO OO ये कॉम्बोज हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिसिटी, शानदार हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है? हाँ, ऐसा है, ये फैक्ट है, और ये आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। इसके काफी सस्ते और घटिया एक्सप्लेनेशंस हैं, पर वो सब लीप अप होती है, उसके चक्कर में फैक्ट्स ना भूल जाइए। हाइड्रोक्सिलामीन और अमोनिया, क्या किया? NH2 ही था, यहां H था, H हटाकर OH रख दिया। अब OH लोन पे रिपल्शन करेगा, जी हाँ। हाइड्रोक्सिल अमीन, आप देखोगे आगे, बहुत ही पॉपुलर न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा शक्तिशाली स्टैंडर्ड का न्यूक्लियोफाइल है। अमोनिया में इतना दम नहीं माना जाता। बेस दोनों वीक हैं, और अमोनिया फिर भी अच्छी है। क्यों? क्योंकि OH -I लगा देगा, तो अमोनिया की बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ी कम कर देगा, हाइड्रोक्सिल अमीन की सारी बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ी कम कर देगा, इसलिए। ओह, ऐसा है। ये क्या है? ये भी बल्क की बात है। आप देखिए यहाँ, ये जो लहराते हुए केश यहाँ दिख रहे हैं, अगर उन्हें बांध दिया जाए एक जगह, हाँ जी, तो वो मुंह पर नहीं आएंगे। हाँ जी, सामने देखना आसान हो जाएगा। आपने कुछ ऐसे अपने केश बिखेर लिया है अपने आंखों के सामने कि आपको दिख ही नहीं रहा, तो दृष्टि बाधित हो जाएगी, राइट है ना? विजुअल ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा आपको। तो आप देखें यहां पर और यहां पर जो ये ट्राइथाइलामीन है, इट इज लेस न्यूक्लियोफिलिक। यस, बेसिसिटी इनकी लगभग बराबर होती है, आसपास। क्यों? कार्बन ग्रुप्स उतने ही हैं, कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे 2 2 4 2 6, यहाँ पे 2 2 4 2 6 ही हैं। तो कार्बन के ग्रुप्स उतने ही हैं, लेकिन तो प्लस आई इफेक्ट सेम है, बाकी सब सेम है, तो बेसिक स्ट्रेंथ लगभग एक जैसी है, पर न्यूक्लियोफिलिसिटी काफी घट जाती है ट्राइमेथाइलेटमीन की। ये क्विनिक्लिडीन है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो स्टेरिक हिंड्रेंस ये टांगे ऑफर कर रही थी, इनको पीछे बांध दिया गया है, तो नाउ इट कैन अटैक मच मोर इजीली। इसलिए बड़े सारे फैक्टर बता दिया आपने, तो फैक्टर हैं ही बहुत सारे, इसलिए अब मजबूरी थी बताने ही पड़ेगा। लीविंग ग्रुप का क्या है? लीविंग ग्रुप की कहानी सुनिए। न्यूक्लियोफाइल की कहानी थोड़ी सी लंबी थी, लीविंग ग्रुप की बहुत सिंपल है। जो बेचारा धक्का खा के निकल गया वो लीविंग ग्रुप है, ठीक है। In the reaction in which the substrate becomes cleaved, substrate के टुकड़े हो जाते हैं, the part which is not containing the carbon is usually called leaving group। तो छोटा ग्रुप, स्पेशली जो इनऑर्गेनिक ग्रुप है,
या ऑर्गेनिक का ही छोटा वाला ग्रुप है जो धक्का खाकर निकल गया, बेइज्जती से हटा दिया गया, उसको लीविंग ग्रुप कहा जाता है। अच्छा, जैसे अब जैसे Cl माइनस या मान लीजिए OH माइनस है और CH3Cl है, अटैक क्षड़ाक मरा, आपके पास CH3OH बन गया, Cl माइनस। तो ये तो हो गया सबस्ट्रेट, ये हो गया रिएजेंट या न्यूक्लियोफाइल, ये हो गया प्रोडक्ट, और ये हो गया Lg। Lg मतलब लीविंग ग्रुप। ओह अच्छा, ठीक है। लीविंग ग्रुप दो तरह के होते हैं, न्यूक्लियोफ्यूज या इलेक्ट्रोफ्यूज। ये क्या है? अगर लोन पेयर सहित भाग जाए, जैसे ये भाग गया, तो ये न्यूक्लियोफ्यूज है। अच्छा, इलेक्ट्रोफ्यूज, वेल ये इलेक्ट्रॉन विहीन होकर बेइज्जती पूर्वक निकाले गए हैं, तो ये इलेक्ट्रोफ्यूज हैं। अक्सर ये कार्बोकटाइंस होते हैं या BF3 इस तरह की चीज होती है। विथ लोन पेयर गया है तो न्यूक्लियोफ्यूज, विदाउट लोन पेयर है इलेक्ट्रोफ्यूज। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में न्यूक्लियोफ्यूज ही निकलते हैं। ठीक, और उनमें क्या है? एक फिक्स्ड है, ग्रेटर द बेसिसिटी पुअर इज द लीविंग ग्रुप एबिलिटी। मतलब बेसिसिटी डिक्रीजेस तो लीविंग ग्रुप एबिलिटी इंक्रीजेस। जितना पुअर बेस होगा उतने मजे से भाग जाएगा, उतनी ही उसकी लीविंग ग्रुप कैपेसिटी ज्यादा होगी एज अ न्यूक्लियोफ्यूज। अच्छा, ऐसा है, जी हाँ। अब जैसे इसको देखिए, N2 प्लस डाइजोनियम कैटायन, ये निकल जाएगा तो N2 भाग जाएगी, इट्स एन एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप एंड वेरी पुअर बेस। हैलाइड निकल गया तो X माइनस बना के निकलेगा। तो ये कैसा है? ये भी शानदार लिविंग ग्रुप है। ये दोनों बड़े बेहतरीन लिविंग ग्रुप्स के एग्जांपल्स हैं। अच्छा, और टोसाइलेट, ट्रिफ्लेट, ये भी बड़े खूबसूरत लिविंग ग्रुप हैं जो आपको याद होने चाहिए। कितने गंदे लग रहे हैं, ये ज्यादा गंदे नहीं है। जब ये लीव करेंगे बॉन्ड तोड़कर तो आपको मिलेगा ऐसा, टोल्यूइन या पी टोल्यूइन सल्फोनेट आयन, कई लोग टोल्यूआइल बोल देते हैं, टोल्यूआइल सल्फोनेट आयन, बट पी टोल्यूइन सल्फोनेट आयन। और ये कैसा है? ट्रिफ्लेट ट्राइफ्लोरो CH3 सल्फोनेट आयन, ट्रिफ्लेट शॉर्टकट में। तो टोसाइलेट और ट्रिफ्लेट, टोसाइलेट को शॉर्टकट पे लोग TSO ऐसे लिख देते हैं। इतना टुकड़ा टोसाइल ग्रुप कहलाता है, TS कहलाता है शॉर्टकट में। यहां O जुड़ा है तो TSO माइनस चार्ज है तो TSO माइनस ऐसे लिखा जाता है। डन डन। बेसिसिटी का जो ऑर्डर था वही लीविंग ग्रुप कैपेसिटी का ऑर्डर है। जैसे डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बिल्कुल, तो लीविंग ग्रुप कैपेसिटी बढ़ जाती है। दिस इज लीविंग ग्रुप कैपेसिटी। फ्लोराइड से अच्छा क्लोराइड से अच्छा ब्रोमाइड से अच्छा आयोडाइड। जैसे जैसे बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट राइट, वैसे वैसे लीविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे जैसे माइनस चार्ज बढ़ जाएगा वैसे वैसे लीविंग ग्रुप कैपेसिटी कम हो जाएगी। फिक्स्ड है, स्ट्रेट है, सिंपल है, खूबसूरत है। डन, अच्छी बात है। तो बच्चा लोग, आज के सेशन में हमने क्या क्या देखा? आज के सेशन में हमने इंट्रोड्यूस किया कि भाई 4 तरह के रिएक्शन होते हैं, एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और रीअरेंजमेंट। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन पर कदम रखा, उसमें हमने कहा कि भाई एक ग्रुप आए और दूसरा चला जाए उसकी जगह से, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, उसमें 2 तरह शब्द सुने, न्यूक्लियोफाइल्स और न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफाइल क्या है? वो स्पीशीज जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे किसी डेल्टा प्लस चार्ज वाले कार्बन को, वो न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी तेजी से जो लोन पेयर डोनेट कर दे, उस लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी कहलाती है न्यूक्लियोफिलिसिटी। किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? चार्ज पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे डोनर एटम पर माइनस चार्ज बढ़ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। यस,
इसके अलावा किस पे डिपेंड करती है? इसके अलावा न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत डिपेंड करती है साइज पर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो आप देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है, साथ साथ बेसिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। डाउन द ग्रुप चलेंगे, साइज बढ़ जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी यहां दो तरह के ट्रेंड्स दिखाती है। अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है जैसे डीएमएफ, डीएमएसओ, तो उनमें बेसिसिटी की माफिक ही न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम हो जाती है डाउन द ग्रुप। लेकिन अक्सर जो दूसरे पॉपुलर सॉल्वेंट्स हैं जैसे पानी या अल्कोहल, जो प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं, उनमें अगर आप देखोगे और अक्सर यही आते हैं, तो डाउन द ग्रुप चलते हैं तो उसमें बेसिक स्ट्रेंथ भले ही कम हो जाए लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। ये ट्रेंड्स थे न्यूक्लियोफिलिसिटी के। इसके अलावा बल्क, जैसे जैसे बल्क बढ़ जाएगी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। एक अल्फा इफेक्ट था कि आजू बाजू एनएन ओ एनओ बॉन्ड्स जस्ट एक दूसरे के बाजू में है, तो उससे भले ये वीक बेसिस हो पर न्यूक्लियोफाइल्स स्ट्रॉन्ग गिने जाते हैं। इसके अलावा लास्ट चलते चलते एक शब्द देखा था, लीविंग ग्रुप कैपेसिटी। ये क्या था? जितने मजे से कोई ग्रुप चला जाए, लीव कर जाए, हम कहेंगे उसकी लीविंग ग्रुप कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा है। Poorer the basic strength, higher is the leaving group capacity. फिक्स्ड फंडा है। बेसिक स्ट्रेंथ की हमने जीओसी में विस्तार से चर्चा करी है, और जैसे जैसे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, लीव करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी या लीविंग ग्रुप कैपेसिटी कम हो जाएगी। जो ट्रेंड बेसिक स्ट्रेंथ के हैं, ठीक उल्टे ट्रेंड लीविंग ग्रुप कैपेसिटी के हैं। इन शब्दावलियों से लैस होकर इसी कथा को देंगे अगली क्लासेस में और आगे विस्तार। इसको ढंग से लर्न करके आइएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर मिलेंगे अगली बार। नमस्कार।